हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, वन शॉट लेक्चर नंबर 1 में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज उसी सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2 है, जहां पर हम रिमेनिंग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। तो आज का हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्लास है। इसके बाद में हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा और इसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जितने हो सकते हैं उतने डाउट्स क्लियर करें और उतना जितना आसान बना सकें क्लास को, उतना आसान बना सके बेटा। आपने हमारे वन शॉट जो अकाउंट से उसको भी बहुत प्यार दिया बेटा, जिसके लिए थैंक यू सो मच। वहां पर मैंने आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा से इजी तरीके से बताने की कोशिश की। आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच बेटा। आप सब अपना प्यार हमारे इस वीडियो को, इन लेक्चर्स को, इन क्लासेस को इसी तरीके से देते रहिए बेटा। ये हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए और हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो हैं चैप्टर नंबर 5 से लेंगे, क्योंकि लास्ट हमने चैप्टर नंबर 4 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई लिया था। ये हमारा इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी है, जहां पर एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड आपने सुना होगा बेटा, उसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे बेटा। तो इसलिए ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए बेटा। देखो, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, मैं एक बार और दोबारा बताता हूं। जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं वो भी आप सुन लें बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहां पर ये मीनिंग नहीं है कि इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले, नहीं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी नहीं की है किसी कारणवश, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर अब एंड मौके पे हम लोग क्या करें, बड़े परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई करें। तो बेटा आप अपने इंडिविजुअल जो चैप्टर्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में से देखिए और याद करने की कोशिश करिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। इन क्वेश्चंस के जरिए अगर आपने अपने नोट्स पढ़े तो आपके लगभग हर इंडिविजुअल जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम दिया है कि भाई इन क्वेश्चंस को आप पढ़ो, अपने नोट्स में इनको देखो, उनके आंसर्स पढ़ो, उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। नोट्स कंप्लीट, कॉन्सेप्ट कंप्लीट, तो आपको काफी ज्यादा एग्जाम्स में मदद मिलेगी और दिमाग में ये कंफ्यूजन दूर होगा कि यार पढ़ें कैसे, क्या कहां से और कैसे स्टार्ट करें। इसीलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बेटा इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला है बेटा, एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाए, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई नोट्स पढ़ रहे हो बेटा, और आपको वहां पर किसी भी कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंशिएशन नजर आते हैं तो नहीं छोड़ना है एक को भी। आपको छोटा सा छोटा लेवल लाइक सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में आ गया, आप बोलो अरे यार ये तो छोटा सा है, क्या देखें इसको, तो मैं लिख लूंगा या लिख लूंगी मेरे हिसाब से। तो ऐसा नहीं बेटा, आप पढ़ के जाओ, एक भी डिफरेंशिएशन मत छोड़ना। ये मैंने बात लेक्चर नंबर 1 में भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि इससे 2 फायदे हैं। ये आएंगे पहली चीज, कोई ना कोई सा डिफरेंशिएशन 100% आएगा बेटा। दूसरा, डिफरेंशिएशन पढ़ने से हमारे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, क्योंकि वहां कंपैरिजन चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन जहां देख लो, जिस बुक में देख लो, पढ़ लो, उसको समझ लो अच्छे से। इज दैट क्लियर? चलो, तो पहला डिफरेंशिएशन आ गया बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि भाई आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये आपको देखकर जाना है बेटा। दूसरा, आपको यहां पर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो इक्वल डिस्कस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है ना, इनके डायग्राम्स हैं तो डायग्राम भी आपको बनाकर जाने हैं बेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछे नहीं पूछे, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट का डायग्राम है और आपको पता है कि हाँ भाई इसका डायग्राम होता है, तो बनाना ही है, भले ही वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में क्यों ना आ रहा हो, डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, डेफिनेशन के बाद में डायग्राम बनाना है।
तीसरा क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस करना है वर्किंग ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। बिल्कुल सही बात है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाओगे ना बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, वो चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है ना, दोबारा उस पर ना डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए और इनके सवाल अपने नोट्स या बुक्स में जिसमें से भी आप पढ़ रहे हो उसमें अगर इनके ढूंढ लिए, आपका रिवीजन कंप्लीट है। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनने हैं वो इनमें से ही बनने हैं, इसलिए मैंने इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला कि आप ये पढ़ो अपने नोट्स में से, 100% आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बाकी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो बेटा हम है ना, आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो। नीचे स्क्रीन नंबर पे हमारे नंबर चल रहे हैं, सॉरी स्क्रीन नंबर बोल रहा हूँ स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, वहां आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हो और वहां पर हमारे अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे बेटा कि समय पर आपके डाउट्स क्लियर करें, ताकि आपको वेट ना करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस चीज का, ठीक है। तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया बेटा। फोर्थ देखो, इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट विल टेक प्लेस इन दिस इकोनॉमी। अरे वाह, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन अगर आप नोट्स में ढूंढ कर ढंग से पढ़ लोगे बेटा, तो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के। फिर भले ही एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आप आंसर उसके दे दोगे। तो क्या लिख रखा है, एक इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड अगर छोटा है एग्रीगेट सप्लाई से, इस चेंजेस का आपको इकोनॉमी के अंदर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्या चेंजेस देखने को मिलता है, उसके बारे में डिस्कशन करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इसकी ये भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा। हाउ बैंक रेट एंड रिपो रेट विच इंस्ट्रूमेंट्स इज मोर इफेक्टिव फॉर टर्म्स गोल्स टू कर्व्स इन इन्फ्लेशन। हाँ, पहले तो आपको पता होना चाहिए बैंक रेट और रिपो रेट क्या होता है, उसके बाद में आप इस बात का पता लगाएं कि दोनों में से बेस्ट टूल्स आरबीआई का क्या रहेगा जिससे वो इन्फ्लेशन को अच्छे से कंट्रोल कर सके, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैक्सेशन इन द रिडक्शन एक्सचेंज डिमांड, सॉरी एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए टैक्सेशन का क्या रोल है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। व्हाट इज मीन बाय द इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होते हैं, इसके 3 मेजर्स आपको बताने हैं जो रिड्यूस करेंगे इस गैप को। इज दैट क्लियर बेटा? लास्ट है, व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, हाउ डज दिस वर्क एज मेथड फॉर क्रेडिट क्रिएशन, और ये कैसे क्रेडिट क्रिएशन में काम करता है। ओपन मार्केट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा इसका एक क्वेश्चन, ठीक है बेटा। और किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन को ओपन मार्केट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता कर लिया आपने और ये पूरे 9 के 9 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपका इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट है बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखने हैं अपने नोट्स में और क्लियर करना है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है गवर्नमेंट बजट है और इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। मैंने आपको पहले बताया था हर कंट्री का एक जरूरी होता है कि वो अपना बजट बना के चले, ताकि उसको पता रहे, कंट्री को पता रहे कि हम कितना कहां पर खर्चा कर रहे हैं और कहां से हमारी कितनी इनकम जनरेट हो रही है। दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट, ठीक है। गवर्नमेंट बजट अपनी जो बजट बनाती है वो मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बनाती है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बजट डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी बोला गया है। अब आप ये नोट्स पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको किन किन बातों का या कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, जिससे आपके पूरे गवर्नमेंट बजट का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। तो पहली चीज है डिफरेंशिएशन, डिस्टिंग्विशन, ये कभी नहीं छोड़ना है बेटा। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विशन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको पढ़ने जाना बेटा। टैक्सेशन इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इनइक्वलिटीज ऑफ द इनकम, कि भाई टैक्सेशन जो होता है वो एक इफेक्टिव टूल होता है जिससे इनइक्वलिटी ऑफ इनकम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। आपको ये आंसर जस्टिफाई करना है गिवन स्टेटमेंट में, विद वैलिड रीजन देना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस अगर आप नोट्स में पढ़ के चले गए बेटा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फोकस हमें हमारे इस टाइम पर कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है, और इस तरीके से आप पढ़ोगे तो जल्दी भी अपने नोट्स कंप्लीट कर पाओगे और अपना कोर्स भी कंप्लीट कर पाओगे, प्लस कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तीसरा देखो बेटा, गवर्नमेंट बजट रेजेज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसिंग पब्लिक गुड्स, विच इकोनॉमिक वैल्यू डज इट रिफ्लेक्ट, एक्सप्लेन, ठीक है। गवर्नमेंट रेज इट्स एक्सपेंडिचर, वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है किसके ऊपर, प्रोडक्शन पब्लिक गुड्स के ऊपर, है ना। उसकी क्या रिफ्लेक्ट्स मतलब मार्केट में देखने को मिलेंगे बेटा, उसको एक्सप्लेन करना है, या पढ़ के जाए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है इसमें से क्वेश्चन।
एक्सप्लेन एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कोई भी गवर्नमेंट का वन ऑब्जेक्टिव आप बता दें बेटा यहाँ पर कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है। ठीक है, वैसे तो 4-5 अपने नोट्स में भी लिख रखे हैं, मैंने डिस्कशन भी किया था जब मैंने गवर्नमेंट बजट पढ़ाया था बेटा, तो वहां पर भी आप जाके लेक्चर में देख सकते हो बेटा। वापस डिस्टिंग्विशन बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स आ चुका है बेटा, तो यहाँ पर भी आप जो है डिफरेंशिएशन मैंने आपसे पहले ही बोला, एक का भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सप्लेन करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइंग टैक्सेस इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, टैक्सेस गिव एग्जांपल। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताना है, और भारत के अंदर 2 तरह से टैक्सेस लिए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके बारे में बताना है और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं बेटा। अगेन एक और डिस्टिंग्विशन आ गया बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, ये तो पता ही होना चाहिए बेटा। काफी ज्यादा मैंने देखा है बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इन सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो इसीलिए गवर्नमेंट बजट के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वगैरह, ये जितने भी हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाना, डिफरेंशिएशन आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इसको पढ़कर जरूर जाना। नेक्स्ट है, इज द फॉलोइंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, गिव रीजन। ठीक है ना, यहाँ पर आपके इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया आपके पास में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कॉन्टेक्स्ट और गवर्नमेंट बजट में आपको इसका रीजन देना है। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कि भाई कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है, क्या करती है, वो देखना है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर, ये किसके अंदर आएगा बेटा, ये आपको देखना है, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भाई अब बताओ ये मैंने जो फॉलोइंग दे रखे हैं ये कौन है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, बताओ आप ये, और फिर इसको एक्सप्लेन करके समझाओ। अगर 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आ गया या 4 मार्क्स से क्वेश्चन में आ गया, तो इसलिए ये पढ़कर जरूर जाना। एट द एंड लास्ट है बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिस्कल डिफिशिएट एंड प्राइमरी डिफिशिएट, कि भाई आपको ये बताना है फिस्कल डिफिशिएट और प्राइमरी डिफिशिएट क्या होता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपका गवर्नमेंट बजट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप सबको पता है फॉरेन अफेयर्स के बारे में, ठीक है ना, हमें किसी दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करना है, कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो सामने वाली कंट्री की हमें जो है करेंसी की नीड होती है, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका चैप्टर है ना। और इसमें अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना, जिससे आपके पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला है बेटा डिफरेंशिएशन, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। जैसे डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाते हैं और बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा। व्हाट आर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना और इनके डायग्राम्स पे अच्छे से देख के जाना बेटा। विजिट टू फॉरेन कंट्री फॉर साइंसिंग्स एक्सेट्रा बाय द पीपल ऑफ इंडिया इज ऑन द राइजिंग, व्हाट विल बी इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड हाउ तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है कि फॉरेन कंट्रीज जो है विजिट करती हैं या बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द राइजिंग, तो इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, जो भी हो रहा है ये ऐसी चीज़ें भी आपको देखकर जानी है बेटा, है ना। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और ये क्लियर कर लिए बेटा तो आपका फॉरेन एक्सचेंज भी क्लियर हो जाएगा। हाउ डज गिवन इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स इन्फ्लुएंस फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि कैसे जो है एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को, वो आपको समझाना है। डायग्राम अगर है इसके अंदर तो बिल्कुल डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाना भी है इसके अंदर, है बिल्कुल डायग्राम। नेक्स्ट देखो बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इन इंडिया इज ऑन द राइज रिसेंटली, ठीक है ना। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो रिसेंटली बढ़ा है। अब व्हाट इम्पैक्ट इज इट लाइकली टू हैव ऑन एक्सपोर्ट एंड हाउ, और इसका एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है इसका इंपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो बताना है आपको, और उसको एक्सप्लेन करना है कि भैया क्या असर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, 2 बार मैंने 5 लिख दी बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the price of a foreign currency falls the demand for that foreign currency rises, explain why। ठीक है, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी अगर कम हो जाती है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है, एक्सप्लेन करो क्यों। अब देखो ना, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे, ठीक है ना, अपने नोट्स में से, तो मुझे बताओ कैसे आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बेटा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। साथ में इधर ये क्वेश्चन ले लो, इधर अपने नोट्स लेकर बैठ जाओ और पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके आंसर्स अपने नोट्स में आप बुक में ढूंढो बेटा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को?
नहीं आ रही है, कोई डाउट है, कोई कमी नज़र आ रही है आपको, तो बिल्कुल बताना है बेटा कि सर हमें ये भी चीज़ समझ में नहीं आई, आप प्लीज़ ये भी बताइए, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बताऊँगा आप लोगों को, है ना। और कमेंट करिए बेटा, अगर कमेंट में भी आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ भी डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे आप डाउट पूछ सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है व्हेन द प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी फॉल द सप्लाई ऑफ दैट फॉरेन करेंसी ऑल्सो फॉल। सही है, जब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कीजिए। तो बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देंगे बेटा। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं ना आप लोगों को, ये इसमें डायग्राम है, और बोले चाहे नहीं बोले, देखो अभी इस क्वेश्चन में बोला नहीं है डायग्राम बनाने के लिए, बट आपको फिर भी बनाना है, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बेटा, ठीक है। तो बोले चाहे नहीं बोले, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट्स के अंदर अगर आपको लगता है कि डायग्राम है, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया हो चाहे नहीं बोला गया हो, आपको डायग्राम बनाकर आना ही है। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन फॉल इन द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर एंड इट्स डिमांड, ठीक है ना। रिलेशन समझाना है आपको यहाँ पर प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में, कि भाई यूएस डॉलर की प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या रहेगा, यूएस डॉलर की प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है बेटा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये भी आपको समझाना है बेटा। नेक्स्ट है, आपको एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। क्या आपको एक्सप्लेन करना है इफेक्ट, कि अगर डेप्रिसिएशन हो जाता है डोमेस्टिक करेंसी में एक्सपोर्ट के दौरान में, तो उसका क्या आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये आपको समझाना है। इज दैट क्लियर बेटा? ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इन क्वेश्चन से आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपका फॉरेन एक्सचेंज भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? लास्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, लास्ट चैप्टर है बेटा। इसको भी हमें कैसे पढ़ना है, जैसे व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, वेयर आर बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड रिकॉर्डेड एंड वाई, और कैसे यहाँ पर बोरोविंग जो है अब्रॉड में जो है रिकॉर्ड करते हैं और क्यों रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ही क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, है ना। सभी चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, और ऐसे रिकॉर्ड्स क्यों रखे जाते हैं, इसके एक्सक्यूजेज आपको देखने होंगे बेटा, तो आपको नोट्स में इसके एक्सक्यूजेज मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट है, स्टेट ऑन विच साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट विल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड एंड व्हाई। बिल्कुल सही बात है बेटा, आपके पास में कुछ रीजन दिए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएगा कि करंट अकाउंट में, ये आपको बताना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। जैसे कि आपके पास आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल। नेपाल से अगर आपको लोन मिला है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट मिला है, सॉरी लोन का इंटरेस्ट मिला है नेपाल से, तो उसको किस में डालोगे, कैपिटल अकाउंट में कि करंट अकाउंट में, और जिसमें भी डालोगे तो उसका एक्सक्यूज देना है। अगर 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो, जैसे इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स फ्रॉम चाइना, आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो मोबाइल फोन चाइना से, है ना, इंडिया के अंदर, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा, ये आपको बताना है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करना है ट्रेड सरप्लस क्या होता है और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम करंट अकाउंट सरप्लस, और ये करंट अकाउंट सरप्लस से बिल्कुल अलग क्यों होता है और कैसे होता है, सॉरी क्यों नहीं, कैसे होता है, ठीक है, ये आपको समझाना है। डिफरेंशिएशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, जैसे ट्रेड डिफिशिएट और करंट अकाउंट डिफिशिएट क्या होता है, इसके बीच का आपको डिफरेंस बताना है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन जो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में क्या होता है, ये आपको बताना है। स्टेट द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स बताने हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेटा। अगेन एक और डिस्टिंग्विशन बिटवीन आ गया बेटा, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंशिएशन बताना है बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिशिएट, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिशिएट का मतलब बताना है बेटा। अगेन डिफरेंशिएशन आ गया करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डिफिशिएट के बीच में बेटा। तो ये इस तरीके से आप अपने अगर सभी नोट्स को पढ़ोगे बेटा, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ना बेटा आप लोगों को, ये अगर आप उसमें से पढ़ के जाओगे तो आपके सारे नोट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, इन्हीं के ही बीच में कॉन्सेप्ट घूमेंगे क्वेश्चंस के। और अगर आपने यही क्वेश्चन पढ़ लिए अच्छे से और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो क्वेश्चन एग्जाम में किसी प्रकार का आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप उसका आंसर बहुत ईजी वे में और बहुत अच्छे से दे दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन जितने भी मैंने दिए हैं लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको साथ में नोट्स के साथ लेकर बैठो, इनके आंसर्स ढूंढो, इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। रटना बिल्कुल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, रटोगे तो फंसोगे।
इसलिए इन क्वेश्चंस को देखो, पढ़ो, इनके आंसर्स को नोट्स में, बुक्स में ढूंढो और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करो। रटना बिल्कुल नहीं है। ये चीज कर लिया बेटा तो कम समय में भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अपने 12th के एग्जाम में। डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन लेके बैठ जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी बताऊंगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो जहां तक है मेरी पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम्स होने से पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, उसका आंसर आपको चाहिए बेटा, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके आंसर को जवाब जरूर देंगे और चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी पूछोगे तो वहां पर भी हम आपको बता देंगे बेटा। बट हार्डवर्क करो, यही समय है अभी मेहनत करने का। जितना मेहनत करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। अदरवाइज हम लोग हैं सही आपके पास में, आपको कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को करते हैं यहीं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।